हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग 18 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को कवर करने जा रहे हैं। और इसी वीडियो के साथ ही आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे ये सारे हमारे कवर हो जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको करवाया था एएलपी सीबीटी 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे साइंस के उन सारे को। उसके बाद हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था और इस वीडियो के साथ ही इस एग्जाम में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, जितने भी पूछे गए थे उन सारे को भी हम लोग कवर कर लेंगे, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, 18 दिसंबर को आखिरी पेपर हुआ था इस एग्जाम का। 18 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसी के साथ ये एग्जाम पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ये आखिरी वीडियो है इस सीरीज का। तो जितने भी वीडियोज आपने देखे हैं उन सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे 18 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट में। पहला सवाल, जो कि एक अच्छा सवाल आपसे पूछा गया था, एक तार के वृत्ताकार लूप सर्कुलर लूप का अग्र फलक फ्रंट फेस उत्तरी ध्रुव है। लूप के इस फलक में धारा की दिशा डैश होगी। हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ बनता है। तो मान लीजिए तार कुछ ऐसा है कि सर्कुलर लूप है और हमने इससे धारा प्रवाहित करवा दी। हमने इससे धारा प्रवाहित करवा दिया तो भाई यहां पर भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना इसके चारों तरफ। तो जब किसी सर्कुलर लूप से हम धारा प्रवाहित करवाते हैं तो होता यह है कि सर्कुलर लूप, जो भी सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार पाश है, उनके दो साइड्स होंगे। जैसे मान लो ये मैंने सर्कल बना दिया, तो एक तो आप सामने से देख रहे हो, और एक पीछे से भी आप देख सकते हो। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लो, आप इस सर्कुलर लूप को देखेंगे तो एक तो आप इधर से देख सकते हैं तो एक साइड आपको नजर आएगा, और आप इधर से भी देख सकते हो तो दूसरा साइड आपको नजर आएगा, है ना। मान लीजिए कि आप इधर से देखते हैं तो आपको धारा जो है ऐसी बहती हुई नजर आ रही है। ये कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इधर से देखने पर, है ना। ये मान लो कि राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। तो अगर आप राइट साइड से देखते हो तो मान लो कि आपको धारा जो बहती हुई नजर आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे में आपको फील नहीं आएगा। मान लो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है ना, ठीक उसके विपरीत दिशा में जो है धारा बह रही है। तो इधर से राइट साइड से देखने पर अगर धारा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हुई नजर आ रही है इस सर्कुलर लूप में, तो जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो धारा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में धारा बहती हुई नजर आएगी। समझे आप? तो धारा जो है इसमें बह रही है, इधर से देखने पर आपको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से देखने में लगेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस भी साइड से आप देख रहे हैं करंट को सर्कुलर लूप में, है ना, जिस भी साइड से आप देख रहे हैं, चाहे आप राइट साइड से देख रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, जिस भी साइड से आप देख रहे हो कि धारा सर्कुलर लूप में किस दिशा में बह रही है, यदि आपको लगे कि हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा जो है बह रही है, मतलब कि वो जो साइड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। देखो यहाँ एन है, मैंने थोड़ा सा इसको टर्न कर दिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एन है, यानी जिस साइड से आप देख रहे हो उधर से आपको लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब वो साइड जो है नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, राइट। तो दूसरा साइड जो है साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। जब आप दूसरे साइड चले जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि जो धारा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है, तो वो साइड जो है साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी इस वाले सर्कुलर लूप में हमने माना है कि राइट साइड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहती हुई नजर आ रही है, मतलब कि ये जो साइड होगा ये हमारा नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करेगा, तो ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको तीर बनाकर दिखाया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एस बनाकर दिखाया गया है साउथ पोल। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज हो अगर करंट तो साउथ पोल। जब हाइड्रोजन गैस को गर्म काले कॉपर ऑक्साइड के माध्यम से गुजारा जाता है तो यह डैश, देखिए जब कॉपर अपने प्योर फॉर्म में होता है तो वो रेड ब्राउन कलर का होता है,
लाल भूरे रंग का होता है, कुछ ऐसा होता है चमकता हुआ लाल भूरे रंग का। अगर आप इसको वायु में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे कि इसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, जो कि परत होती है कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है तो ये लाल भूरापन जो है खत्म हो जाएगा और काले रंग का जो है कॉपर दिखने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर जो है, यानी कि ये जो कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है ये खत्म हो जाए, ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये वापस से कॉपर में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे और इसके ऊपर गुजारेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को गुजारने के बाद क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड है कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बोले तो अपचयन हो जाएगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा ना, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है। देखो ब्लैक कलर का ये कॉपर ऑक्साइड था, ब्लैक कलर का ये कॉपर ऑक्साइड था, उसके बाद ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो अपचयन हो गया ना, ऑक्सीजन का त्याग हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का यहाँ से त्याग हो गया तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे कि अपचयन हो गया। अब ये वापस से कॉपर में जब कन्वर्ट हो गया तो ये कैसा होता है, लाल भूरे रंग का होता है। जो प्योर कॉपर होता है लाल भूरे रंग का होता है। ये तो काला पड़ गया था क्योंकि इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ चुकी थी। अब वापस से इसका अपचयन हो गया तो ये वापस से लाल भूरे रंग का हो जाएगा। तो हम बोलेंगे भूरे रंग की कॉपर धातु में अपचयित हो जाती है। ए हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को आप ध्यान में रखिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, इसका ले लिया गया जलीय विलयन, उसके बाद लिया गया कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका लिया गया जलीय विलयन। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा यहां पर सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन Na2SO4 हो जाएगा, ये जलीय विलयन। और इसमें बनेगा अवक्षेप यानी कि अघुलनशील ठोस कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ये अघुलनशील ठोस होगा यानी कि ये एक अवक्षेप होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एक अवक्षेप होगा, है ना। देखो मैंने सॉलिड लिखा है ब्रैकेट में। तो हम बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लू कलर का अवक्षेप होता है, याद रखिएगा ब्लू PPT है यानी कि नीले रंग का अवक्षेप है। नीले रंग का अघुलनशील ठोस या फिर नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में जब अभिक्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट के बीच। तो ठीक, बी हमारा राइट आंसर। एक लेंस में डैश मुख्य फोकस होते हैं, एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, F1 F2 से हम लोग बताते हैं, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन का उद्देश्य क्या है, फैमिली प्लानिंग की हम लोग बात क्यों करते हैं। हम लोग करते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, है ना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि हम दो हमारे दो, ऐसे आप नारे सुनते होंगे, कम से कम बच्चे पैदा करने हैं ताकि जो जनसंख्या है वो नियंत्रित रहे। सी हमारा राइट आंसर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। देखो कई बार ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, अब तक आपको रट जाना चाहिए, है ना, अब तक आपको रट जाना चाहिए। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग हम लोग कब लगाते हैं, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में डालते हैं तो उस पर एक बल लगता है, बल की दिशा निकालने के लिए, ये ध्यान रखिएगा, बल का परिमाण नहीं, बल की दिशा निकालने के लिए जो है हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। जब बेरियम क्लोराइड विलयन में सोडियम सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो डैश का अवक्षेप बनता है। ये अभिक्रिया भी पहले आ चुका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, इसका हम लोग क्या करते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4, इसका जलीय विलयन लेते हैं। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो बनता है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और इसमें अवक्षेप प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का, जो कि उजले रंग का अवक्षेप होता है। तो बेरियम सल्फेट का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, साथ में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। याद रखिएगा बेरियम सल्फेट जो है उजले रंग का अवक्षेप है, यानी कि उजले रंग का अघुलनशील ठोस हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे तो परिणाम क्या होगा। देखो हम जानते हैं कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हर ऊपर वाली धातु जो होती है वो अपने से नीचे वाले धातु को
उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि लोहा को हम लोगों ने डाल दिया कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट का विलयन था हमारे पास और हम लोगों ने क्या कर दिया, उसमें लोहा को डाल दिया। अब ये जो लोहा होता है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है, अर्थात लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो ये लोहा इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद का अपना विलयन बना लेगा, खुद का अपना विलयन बना लेगा, कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया, जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको विस्थापित कर दिया और खुद का अपना यौगिक बना लिया, खुद का अपना विलयन बना लिया। तो हम बोलेंगे कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर कॉपर हुआ है, और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है ना। फेरस सल्फेट अपने आप में एक यौगिक है जिसका भाग क्या है, ये आयरन है, जो कि अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रकाश का परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? सवाल आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो हमें बैंड प्राप्त होता है 7 रंगों का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब भी हम श्वेत प्रकाश को, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। अगर हम इसको स्क्रीन पर उतारें, 7 रंगों में टूटने के बाद अगर हम इस लाइट को जो है स्क्रीन पर उतारें तो हमें पूरा एक बैंड जो है दिखता है, उससे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं? तो आप बोलेंगे 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकारक कौन से हैं? बहुत बार ये सवाल आपके इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ये शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, इससे जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये प्राप्त होता है। पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवंशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होगी? अगर आप एक मेल हैं तो आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके बॉडी में जो है 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन अंतर क्या है? मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स में से जो 44 होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं, राइट। और बाकी के जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग एलोसोम्स बोलते हैं। तो ये होता है, ये जो 46 हम लोग बोलते हैं, जिसमें से 44 जो है ऑटोसोम्स कहे जाते हैं और 2 कहे जाते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, या फिर इसी का दूसरा नाम एलोसोम्स होता है। तो पुरुषों के अंदर XY होता है, याद रखिएगा। पुरुषों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में नहीं होते हैं, वो पेयर्ड नहीं होते हैं, है ना, वो पेयर्ड नहीं होते। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, एक X है एक Y है, तो ये जोड़े में नहीं है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो इसमें भी 44 क्रोमोसोम्स होंगे जो कहलाएंगे आपके ऑटोसोम्स, और 2 होंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन महिलाओं के केस में दोनों के दोनों जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, दोनों के दोनों X होते हैं, राइट। ये आपके हो जाएंगे एलोसोम्स। इसे आप सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हो, लिंग गुणसूत्र भी बोल सकते हो। हमसे यहाँ पर बात की गई है उस बच्चे की जिसके अंदर पिता से एक्स युक्त शुक्राणु प्राप्त होता है। कहने का मतलब पिता से एक्स सेक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है। पिता जो है एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये जो मेल है इसमें एक्स और वाई दोनों है, तो अपने बच्चे को ये एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है। अगर एक्स गया तो वो बच्चा महिला, अगर वाई गया तो वो बच्चा पुरुष। यहाँ जो बच्चा है उसने एक्स प्राप्त किया है, तो इस बच्चे के बॉडी में जो है माता के साइड से तो एक्स ही आएगा, पिता के साइड से एक्स आया तो एक्स एक्स होगा, यानी ये जो बच्चा है ये अपने आप में एक फीमेल है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब वॉशिंग सोडा लंबे समय तक गर्म वातावरण के संपर्क में रहता है तो यह डैश। देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो है वो ये होता है Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2। अगर आप इसको लंबे समय तक वातावरण में या फिर शुष्क जगह पर छोड़ देंगे तो क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल जल के 10 अणु हैं ये निकल जाते हैं यहाँ से। अभी क्या है कि ये क्रिस्टल फॉर्म में है
है ना। क्रिस्टल जैसे चीनी का जो क्रिस्टल होता है ना, कुछ वैसा आप मान सकते हो कि वैसे वाले फॉर्म में है ये वॉशिंग सोडा। लेकिन जब आप इसको डाल देंगे ड्राई प्लेस पे, किसी ड्राई प्लेस पे, शुष्क स्थान पर आप डाल देंगे या फिर लंबे समय तक गर्म वातावरण में रख देंगे, तो धीरे धीरे ये क्रिस्टल जल के 10 अणु जो है इससे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली बचेगा Na2CO3। ये क्रिस्टल जल के 10 अणु जो है ये बाहर निकल जाएंगे, ये वाष्पीकृत हो जाएंगे, है ना। ये वाष्पीकृत हो जाएंगे और ये आपको जो है वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा, वाइट पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। तो हम बोलेंगे जल अणुओं को खो देता है लेकिन क्रिस्टल रूप में बना रहता है। नहीं, क्रिस्टल रूप में नहीं बना रहेगा, जल के अणुओं को खो देता है और पाउडर बन जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है? तो पौधों में मादा जनन कोशिका अंड कोशिका है और नर जनन कोशिका शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा के प्रवाह को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सुरक्षा उपकरण है, सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपने 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, सर्किट टूट जाएगा, विद्युत धारा बहना बंद हो जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, है ना, ऊर्जा संचित करना, एनर्जी स्टोर करना या फिर चार्ज को स्टोर करना, आवेश को संचित करना। रेजिस्टर का काम होता है सर्किट में धारा को बांटना या फिर वोल्टेज को बांटना या फिर धारा को नियंत्रित करना, धारा को जो है लिमिट करना कि भाई इतनी धारा बहनी चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है 2 तरह के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका काम होता है वोल्टेज को कम करना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना। तो एसी सोर्स में, एसी सर्किट में जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। बी हमारा राइट आंसर। 40 वाट रेटिंग वाला एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो है एक दिन में 8 घंटे यूज होता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिनों तक संचालित करने के लिए ऊर्जा की लागत कितनी है? तो हम लोग लागत निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 30 दिनों में कितनी ऊर्जा खपत हुई है इस इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को चलाने में। देखिए, एक दिन में 8 घंटे के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू में टाइम। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने में समय। शक्ति कितनी है भाई इस रेफ्रिजरेटर की? 400 वाट। 400 वाट है। एक दिन में कितना इस्तेमाल किया जाता है? 8 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन में 8 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 400 वाट है और एक दिन में 8 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 गुने में 8 वाट आवर। एक दिन में इतनी ऊर्जा खपत होती है, 400 गुने में 8 वाट आवर। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो हमें रेट यहाँ पर दिया गया है वो किलो वाट आवर के हिसाब से दिया गया है कि 1 किलो वाट आवर के लिए 3 रुपया लिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग लगा देंगे। जैसे ही हम लोग 1000 से भाग लगाएंगे, अब ये किलो वाट आवर हो चुका है। तो 1 2 1 2 ये हो जाएगा 8 चौके में 32, 3.2 सही है ना। 400 वाट 8, ठीक है, 3.2 किलो वाट आवर। एक दिन में इतनी ऊर्जा खपत होती है। एक दिन में इतनी ऊर्जा खपत होती है, तो पूरे महीने में कितनी खपत होगी? पूरे महीने में कितनी खपत होगी, यानी 300 दिन में कितनी खपत होगी? तो एक दिन में इतनी ऊर्जा खपत होती है, 30 दिन में कितनी होगी? तो 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पूरे 30 दिन में इतनी ऊर्जा खपत होगी। अब हम लोग प्राइस की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपया लिया जाता है। हमारे पास टोटल कितना किलोवाट आवर है? इतना है। इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 तिहाई में 9 हो जाएगा, 9 दूनी में 18, फिर 9 तिहाई 27, 27 और एक हासिल है 28, एक पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, फिर 0 आएगा। 288 रुपया। 288 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर। एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। उसने मिट्टी में कलियों वाला आलू लगाया था। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा, क्योंकि आलू प्लांट का कौन सा भाग होता है? पोटैटो, आलू जो है प्लांट का कौन सा भाग होता है? तो तना होता है। आलू जो है अपने आप में तना है, और आलू में आप ये देखते हो, इसे हम लोग बोलते हैं बड्स, बड्स बोल दो, या फिर इसी को हम लोग आई बोलते हैं। तो यहाँ से जो है एक नया प्लांट उग जाता है, यहाँ से जो है एक नया प्लांट उग जाता है।
और हम जानते हैं तना से, जड़ों से, पत्तियों से नए प्लांट का उगना जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो कायिक प्रवर्धन कलियों द्वारा होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खंडीभवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। ये स्पाइरोगायरा है, अपने आप में हरा शैवाल है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है ये हरा शैवाल है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। देखो तीन हिस्सों में जो है ये टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया, 3 नए जो है स्पाइरोगायरा बन गए। तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण वेष्टि में विकसित हो सकता है, ये ट्रू है। इसके लिए जीव का बहुकोशिकीय होना आवश्यक है, ट्रू है। ये शैवाल जो होते हैं आपके बहुकोशिकीय ही होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो एक कोशिकीय वाले होते हैं। यह लैंगिक जनन का एक रूप है, ये फॉल्स है। हम जानते हैं कि जो द्विविखंडन है, बहुविखंडन है, ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये सब क्या है? अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। इसमें जीव को भागों में तोड़ना शामिल होता है, तो ये सही है। ये भी क्या है कि सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक पंखा लगातार लंबे समय तक उपयोग किए जाने पर गर्म हो जाता है, ऐसा डैश के कारण होता है। इलेक्ट्रिक पंखा को अगर आप लगातार चलाते हैं, उसके बाद आप जाकर के उसको छुएंगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है? देखो इलेक्ट्रिक पंखा है, घूमता है, तो इसमें मोटर का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसमें मोटर होता है और मोटर में हम लोग जानते हैं कि कुंडली होती है। कुंडली होती है, बहुत सारे तार को लपेटा गया होता है और ख़ास करके कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब भले ही कॉपर वायर है, एक अच्छा चालक है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो है, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध है इसके पास। तो कुछ ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। भाई कौन सी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। किस रूप में ह्रास हो जाता है? तो ऊष्मा के रूप में। जो भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं पंखा को चलाने के लिए, उसका कुछ हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। राइट, क्यों ह्रास हो जाता है? क्योंकि प्रतिरोध होता है ना, तो धारा का विरोध होता है, जिसके कारण तार जो है वो गर्म हो जाता है। या फिर बोल दो जो विद्युत ऊर्जा है उसका कुछ हिस्सा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो पंखे से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसको आप जब इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, अर्थात विद्युत धारा देते हैं, सर्किट से जोड़ते हैं और वो गर्म हो जाता है, तो वो ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का गल जाना वो भी होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की डैश है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग एक लिखते हैं, जैसे कि HCl है और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड और मिल जाएगा जल। तो ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये H+Cl- में टूटा, ये Na+OH- में टूटा, आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसने अपना आयन इसको दिया और इसने अपना आयन इसको दिया, आयनों का आदान प्रदान हो गया और ये दोनों जो है बने हैं यहाँ पर। तो ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ऊपरी भू अस्तारी के माध्यम से फैलता है? देखो ये जो वर्ड यहाँ पर दिया गया ना इंग्लिश में, प्रोपेगेट्स, इसको काटो, ये नहीं होगा, रनर्स हम लोग बोलते हैं इसको, रनर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रनर्स के माध्यम से फैलता है? ये जो रनर्स हम लोग बोलते हैं ये भी अपने आप में तना होता है, ये भी अपने आप में तना होता है। जैसे यहाँ पर देखो एस्ट्रोबेरी जो है इसका आंसर है। एस्ट्रोबेरी का ये एक प्लांट है, यहाँ से एक तना जो है जमीन के पैरेलल है ना, जमीन के पैरेलल जो है ऐसे निकलता है, जमीन के पैरेलल ऐसे निकला, उसके बाद यहाँ पर आकर के मिट्टी में टच हो गया, तो यहीं पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, यहीं पर जड़ें जो है निकल जाती है। फिर यहाँ से क्या होगा कि एक नया तना जो है ऐसे विकसित होगा, ऐसे तना दौड़ेगा जमीन के पैरेलल और जहाँ पर जमीन को छुएगा वहाँ पर एक नया स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है उग जाएगा। तो ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सफेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया, नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल निकलते हैं, यह क्या दर्शाता है?
देखो ग्राफ्टिंग नहीं किया गया है। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि एक प्लांट है, उसके तने को काट दिया और दूसरे प्लांट के तने में जाकर के जोड़ दिया। एक प्लांट है, मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, गुलाब का पौधा ही मान लो कि गुलाब का पौधा, गुलाब का ये पौधा है जिसमें कि मान लो कि जो गुलाब का फूल आता है वो वाइट कलर का आता है। एक दूसरा गुलाब का पौधा है, मान लीजिए कि इसमें जो फूल है मान लो कि ये रेड कलर का आता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से तना काटेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको काटेंगे, और हमें चाहिए कि भाई एक ही पौधा में जो है लाल फूल भी आए गुलाब के और सफ़ेद वाले भी आए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको काटेंगे और इसमें ला करके जोड़ देंगे, इतना पार्ट को इसको यहाँ से हटा देंगे और इसका वाला पार्ट ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, कटिंग किया और बाद में ग्राफ्टिंग कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो फूल आएंगे वो लाल फूल वाले भी होंगे, लाल गुलाब के फूल भी होंगे और सफ़ेद गुलाब के फूल भी होंगे। तो कटिंग किया, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्राफ्टिंग नहीं किया गया है, केवल सफ़ेद फूल देने वाला जो गुलाब का पौधा था उसका तना काटा गया और उसको एक जगह मिट्टी में लगा दिया गया। तो इससे जो है केवल सफ़ेद फूल ही आते हैं। ऐसा क्यों? ये जो हमने कटिंग यहाँ पर किया है ये अपने आप में जो है कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। कायिक प्रवर्धन अपने आप में एक अलैंगिक प्रजनन है और अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं जो है वो नहीं आती है। अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं नहीं आती है, वेरिएशंस नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं थी। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचरित रोग माना जाता है? देखो ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, सारे के सारे जीवाणु जनित रोग हैं। निमोनिया जो है वायरस के कारण भी हो सकता है, लेकिन जो गोनोरिया है ये अपने आप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संचरित रोग है। ये जीवाणु जनित है, चारों के चारों जीवाणु जनित है, लेकिन यौन संपर्क के माध्यम से गोनोरिया जो है फैलती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं, माइकल फैराडे को दिया जाता है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इन्हीं के कारण हम लोग आज जो है बिजली पैदा कर पाते हैं, इन्हीं का देन है, माइकल फैराडे का। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी थॉमस एडिसन ने। निकोला टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इन्हीं के सम्मान में ये मात्रक दिया गया है। और न्यूटन के बारे में आपको क्या ही बताना, आप तो जानते हैं। अभी आपने देखा ना, एक सवाल था कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में टूट जाता है। तो पहली बार 7 रंगों में तोड़ने का काम, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने का काम पहली बार जो है न्यूटन साहब ने ही किया था। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब दूरी की गणना कीजिए। फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और हम लेंगे प्लस में। क्यों भाई? क्योंकि उत्तल दर्पण की बात की गई है। जो वस्तु दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हम लोग हमेशा लेते हैं ऋणात्मक। आपसे जो है प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर पूछा गया है। इतना तो याद रखो कि प्रतिबिंब दूरी जो है वो धनात्मक आएगी। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो 2 ऑप्शंस तो आप यहाँ से ऐसे डिलीट कर सकते थे, राइट। न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखते हैं। 1/f = 1/v + 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। 1/15 हो जाएगा, यहाँ पर हमें v चाहिए, यहाँ पर 1/-1/30 हो जाएगा, राइट। यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 + 1/30। दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा, 15 दूनी में 30 हो जाएगा, 30 इकाई 30 हो जाएगा, 3/30 हो जाएगा। यहाँ से v आ जाएगा 30/3 यानी कि +10 सेंटीमीटर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीता गर्भवती है लेकिन उसे जंक फूड खाना पसंद है। जंक फूड जैसे कि चाउमीन है, बर्गर है, मोमो है, ये सारे। उसके डॉक्टर ने उसे सलाद और फल खाने की सलाह दी है। इस सलाह का क्या कारण है? देखो हम जानते हैं कि जो गर्भ होता है, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, उसमें जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिशन है, यानी कि पोषक तत्व सब जो होते हैं वो माँ के रुधिर से ही जाता है।
ऑक्सीजन जो है माँ के रुधिर से जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। जो भी आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, वो सब माँ के ब्लड से जो है बच्चे में, शिशु में जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो अगर मान लीजिए जंक फूड वो खाती है तो माँ का तो हेल्थ खराब होगा ही, उससे बच्चे का भी हेल्थ खराब हो जाएगा, क्योंकि माँ के बॉडी से ही वो सारे पोषक तत्व जो है, जो भी वो खाएंगी ब्लड में, वो सारी चीज़ जाएंगे और वहाँ से फिर बच्चे के बॉडी में वो चला जाएगा, राइट। तो जंक फूड में हम जानते हैं कि भाई मसाले जो है अधिक होते हैं, जो तेल है वो ज़्यादा होते हैं, वो सारे जो है फिर ब्लड में जाएंगे, ब्लड से बच्चे में जाएंगे, तो बच्चे का जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है। तो माँ के रुधिर में उपस्थित पोषक तत्व बढ़ते शिशु को पोषण देते हैं। इसीलिए मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? अभी मैंने आपको बताया कि लिंग गुणसूत्र जो है महिलाओं के केस में XX है और पुरुषों के केस में XY है। अब देखो खास बात क्या है, खास बात यह है कि महिलाओं के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों के दोनों जोड़े में होते हैं, जबकि पुरुषों के केस में ऐसा नहीं है। एक भाई X है तो दूसरा Y होता है। तो बोलेंगे वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। और जब हम इसमें जल मिलाएंगे तो बाद में ये कठोर होकर के जिप्सम बन जाएगा, जो कि होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये होता है जिप्सम। द्विव आबंध वाला एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से कौन सा है? असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? एक तो एल्कीन है और दूसरा एल्काइन है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, राइट। CnH2n-2 होता है। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन एल्कीन में, ठीक, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। एल्काइन में क्या होगा? जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको ये वाला ढूंढना है, यानी CnH2n वाले फॉर्मूले पर कौन है ये चेक कर लो। जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन डबल होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन डबल होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए, ये नहीं होगा। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन डबल होना चाहिए, यानी कि 6 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन डबल होना चाहिए, यानी कि 6 होना चाहिए, जो कि इसमें है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अनंत पर रखा गया है। देखो, जब वस्तु को आप डालते हैं वक्रता केंद्र से परे, मैं यहां पर बना देता हूं, कई बार तो मैं आपको बता ही चुका हूं, एक बार फिर से आप देख लो। ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जब आप वस्तु को डालते हो वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे जब आप डालते हो वस्तु को, तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, याद रखना, छोटा बनता है। लेकिन जब आप अनंत पर डालते हो तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। और मैंने आपको कहा हुआ है कि अवतल दर्पण में एकमात्र केस है जब आपको आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वो है ये, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। इसके अलावा कोई सा भी केस हो, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जो है आपको प्राप्त होगा। समझे आप? तो ये तो तय है कि वस्तु अनंत पर रखी गई है, तो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तो आभासी वाले को काट दो, आभासी वाले को काट दो। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तो सीधा वाले को भी काट दो। तो वास्तविक है, उल्टा है, और बिंदु के आकार का, यहां पर है समान आकार का। वास्तविक, उल्टा और समान आकार का ये तो तब बनेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी। तो ये भी कट जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं। देखो, आभासी सीधा बड़ा ये कब बनेगा? जब वस्तु पोल और मुख्य फोकस के बीच में हो। आभासी सीधा और बिंदु के आकार का बनता ही नहीं है। बिंदु का आकार का बनेगा, बिंदु का आकार का बनेगा जब वस्तु को डालेंगे अनंत पर, लेकिन वो वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ पर आभासी और सीधा दे रखा है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया होनी चाहिए, साथ में ऊष्माक्षेपी भी होनी चाहिए, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन जो है वहां पर होनी चाहिए।
तो संयोजन अभिक्रिया में हम जानते हैं कि अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद आपको एक ही मिलेगा। उत्पाद जो है आपको एक ही मिलेगा। जैसे ए बी मिल करके यहाँ पर ए बी बनाता है, तो एक उत्पाद मिलना चाहिए। तो क्विक लाइम को जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में, जल को हम लोग जब चूना में मिलाते हैं, वो जो रिएक्शन होती है, वो जो अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। दिवाली के टाइम में खास करके हम लोग दीवारों की जो पुताई करते हैं, तो हम लोग दुकान से, मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं। ये चूना खरीद कर लाते हैं, क्विक लाइम कली चूना खरीद कर लाते हैं। फिर एक बर्तन लेते हैं, उसको उसमें डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तब जाकर के हमें जो है यहाँ पर मिलता है भकरा चूना, राइट। और आपने देखा होगा कि जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो अपने आप में संयोजन अभिक्रिया है। 2 अभिकारक है, एक उत्पाद है, साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो संयोजन अभिक्रिया भी है और साथ में क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में तो ऊर्जा जो है देनी पड़ती है सनलाइट के फॉर्म में, तो ये अपने आप में जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। रेस्पिरेशन में ऊर्जा मुक्त होती है। रेस्पिरेशन अपने आप में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें जो है टूटना होता है पदार्थों का। तो इसी के साथ 18 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था, इसमें जो साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए थे, ये हमारे कवर होते हैं। और इस वीडियो के साथ ही आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में जितने भी प्रश्न आपके साइंस के पूछे गए थे, वो सारे के सारे कवर होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।